करेंगे मुल्क के मारूफ मईशतदान जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। और मोहम्मद शहबाज साहब से मैं यही डिस्कस करना चाहूँगा कि आपकी जो मईशत है ना, इसकी कुछ कैफियत ऐसी है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब कि टांग टूटी हुई है और आप 1000 मील का सफ़र करना चाह रहे हैं। आपको थोड़ी देर आराम करना पड़ेगा, दवा दारू करनी पड़ेगी, मरहम लगाना पड़ेगा, फिर ही मामला ठीक हो सकते हैं। आप बार बार टूटी टांग के साथ 1000 मील का सफ़र क्यों करना चाह रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एवरीवन इज़ बिहेविंग एज इफ नथिंग इज़ रॉन्ग एंड इन वन डे समहाउ विद ए मैजिक वॉन्ड वी कैन फिक्स द एंटायर थिंग। तो इसके माने ये हैं कि थोड़ा हमें आराम चाहिए, कुशन चाहिए, रेस्ट पीरियड चाहिए, और वो आपको मिलेगा जब आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के इंटरेस्ट को इस रीजन में वॉच करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो सीधी बात यह है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, हमें पैसे भी टाइम पर मिलते रहेंगे जैसे माजी में हमें मिलते रहें, चाहे वो कोएलिशन सपोर्ट फंड की सूरत में ही क्यों ना मिले हों, और इसके अलावा भी दीगर मरात मिलती रहेंगी। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारे जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, शायद वो भी हमें एक मुख्तलिफ नज़र से देखें अगर हम वर्ल्ड के साथ एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीज़न के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए एक बहुत लेंदी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जंग लड़नी पड़ेगी जो शायद गैरों की हो या आपकी अपनी हो, क्योंकि आपको पता है हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात, इंतहा पसंदी के वाक़यात एक स्टेज सेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक लार्ज स्केल के ऊपर एंटी टेररिज्म या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हो, और वो फिर ज़ाहिरी बात है पूरे ख़ित्ते को लपेट में लेगा और हमारे पड़ोसी ममालिक भी बहुत सारे उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। और फिर हमें वहाँ पर जहाँ जहाँ हमें ऐसी एक्टिविटी लगे जो बैनुल-अक़वामी वर्ल्ड को थ्रेटन करती है या इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए एक रिस्क है, उन सब को हमें किसी न किसी तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा, उनके असरात को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप, ये ट्रेड ऑफ अच्छा लग रहा है आपको? क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर यही होता दिखाई दे रहा है। जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। बड़ा टिपिकल और मुश्किल सवाल जो आपने पूछे या मुझसे। मेरे ख्याल में जितनी मेरी नाकस अकल काम करती है वो ये कि ये हमें काम पहले ही कर लेने चाहिए थे, आज से 15-20 साल पहले। वजह ये है कि आपके पास एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उन एक्सपर्ट्स को जाहिर सी बात है बड़े नॉलेजेबल भी हैं, दुनिया के मुख्तलिफ अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो उनको चाहिए था कि वो जहां एक आम आदमी लट से सोचता है तो उसकी जो सोच है एक आम आदमी की सोच से तकरीबन 15-20 साल एडवांस होनी चाहिए। तो हमें वक्त के साथ साथ ये चीजें जो बैलेंस की आप बात कर रहे हैं ये हमें पहले कर लेना चाहिए था। अब तो सूरत हाल ये है कि आप देखें, आपको फिक्र ये पड़ी है कि हम जो बेसिक मसाइल हैं हमारे, या इकानमी को मूव करने के लिए या पाकिस्तान को राइट ट्रैक पे लेके आने के लिए हमें बड़े कड़े फैसले करने हैं। वो हम कर भी रहे हैं, लेकिन ये कड़े फैसले मेरा ख्याल है कि सिर्फ अवाम की हद तक ही हैं, क्योंकि हुकाम बाला जो है अपने जात तक उनके जो कड़े फैसले हैं या उनका वो असर नहीं पहुंचे दे पा रहे, क्योंकि मुल्क के अंदर सर्कल ही आपका इस तरह का बना हुआ है। अब जहां तक बात अब करें कि दूसरे मालिक के जो जाहिर इंटरेस्ट हैं, देखिए ये फॉरेन पॉलिसी आपकी तय कर दी कि आपने किस मुल्क के साथ किस तरह चलना है। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ वो ये कि पार्टनर आपका कोई भी नहीं होता। मैं और आप दोस्त हैं तो उसमें मेरे ख्याल में हमारे मुफादात छुपे होते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उसमें हमारे मुफादात जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ कितना ज्यादा है। क्योंकि आप अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो आपके थे लाइक अमेरिका है और कंट्रीज हैं, उनके आप देखें इंटरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ करते करते आपकी सूरत यहाँ तक पहुंच गई है कि आज आप यहाँ पे वाला जो मुल्क का पोटेंशियल है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कोई पॉलिसी जो आपने इतने लोगों को इन्वॉल्व कर लिया अपनी पॉलिसी के अंदर कि आप कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसके वो असरात जो आपको आने चाहिए वो नहीं मिलते। तो मेरा ख्याल है कि उस चीज की निस्बत हमें सबसे पहले अपने मुफादात जो है उनको मद्देनजर रखना चाहिए। ये बात आपने सही की, लेकिन बात यह कि यहाँ पर कहीं कहीं हमें अपने स्ट्रेटेजिक मुफादात को और शायद अमन आमा की सूरत हाल को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिरी बात है अगर हम कन्फ्रंटेशन पे जाते हैं तो देयर मे बी स्लाइट लॉ एंड ऑर्डर इशू, और आपको पता है अभी मुल्क में हो रहे हैं ऐसे इक्का दुक्का वाक़यात आपकी नज़र से गुजरे होंगे। परसों का भी वाक़या बहुत ज़्यादा अफसोसनाक, पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान की बहुत नेगेटिव कवरेज गई है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के वाक़यात जड़ांवाला में पेश आए हैं वो बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं।
ज़ाहिरी बात है उसकी पाकिस्तान वाइड कंडमनेशन है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वाक़या कैसे पेश आया मुझे इस चीज़ का मालूम नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि अनइक्वोकल हमने इक्वोकली यानी पूरे मुल्क के अंदर हमने देखा है कि उसकी कंडमनेशन हुई है। लेकिन देयर इज़ गोइंग टू बी ए कॉस्ट, लेकिन हम कॉस्ट को बहुत इन्फ्लेट करके बताते हैं। जैसे माजी में आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में काम शुरू हुआ नहीं था, लेकिन पहले से ही हमने $100 बिलियन का एस्टिमेट लगा लिया था कि पाकिस्तान की मईशत को इस झगड़ा लड़ाई के अंदर $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो गया। मुझे नहीं पता किसने तखमीना लगाया था, पता नहीं शायद आपने उसके स्टैट्स पढ़े हों, लेकिन कुछ कॉस्ट तो आपको बेयर करनी पड़ेगी। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, कास्ट बेयर करनी पड़ेगी। कास्ट बेयर कर रहा है पाकिस्तान। आप देखें ना, जो अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग थी उसमें कितने बिलियन $US का पाकिस्तान का नुकसान हुआ, और ये चलो माली नुकसान था, उससे ज्यादा जरूरी जो आपका जानी नुकसान हुआ। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि माली नुकसान जो वो तो कहीं ना कहीं जाके आपका रिकवर हो जाता है, लेकिन जो जानी नुकसान होता है वो कभी आपका रिकवर नहीं होता। उसमें आप पेशावर का वाकया देखें, खुदकुश हमला देखें, आप कराची का खुदकुश हमला देखें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनकी मद में रह के हमने बहुत ज्यादा कास्ट पे की है। तो अब आगे भी कास्ट पे करनी पड़ेगी हमें, लेकिन वही बात मेरे आ गई ना, वो कास्ट तो आपने पे की, लेकिन उस कास्ट के पे करने के बदले में आपने कौन से ऐसे आपके इंटरेस्ट थे जिनको आपने सेव किया। अब मसला ये है कि ये भी एक बड़ी टेक्निक होती है कि आपके ऊपर जब हालात इस तरह के हों तो आप कैसे बच बचा के उन हालात के अंदर से निकालते हैं अपने मुल्क को, और यही मैं समझता हूं सबसे बड़ी लीडरशिप होती है। लेकिन इसको ब्रेक अपार्ट कर लेते हैं ना, अब दो जगह इकोनॉमिक मवाजना कर लेते हैं इकोनॉमी का। एक पार्ट 1 ले लेते हैं। पार्ट 1 हम वो लेते हैं मुशर्रफ का दौर, ठीक है, पोस्ट 9/11। आप उन वाक़यात से वाकिफ़ हैं, और जब वो वाक़यात पेश आते हैं फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है हमें को ऑप्शन ही नहीं दिया जाता। हमें कहा जाता है कि विद अस और विदाउट। वो वहाँ पर क्या है कि हम यही चूज़ करते हैं कि हम वेस्ट के साथ चलें, और मुशर्रफ साहब जो हैं वो ही सीज़ अ हनीमून पीरियड ऑफ अराउंड 9 years till he is pressured out of government by local and international pressure for the return to democracy. सेकेंड जो पार्ट आता है वो आता है 2011 पोस्ट, ठीक है, और 2011 के बाद जो वाक़यात पेश आते हैं दे कंटिन्यू फॉर अनदर 6 years रफली, और वो 6 years पाकिस्तान के लिए बहुत टफ हैं, जिसमें वाक़या पेशावर भी शामिल है जैसे कि आप जानते हैं। दोनों का मवाजना करें तो मुशर्रफ दौर के अंदर तो हम इकोनॉमिकली बहुत मज़े में थे, लशपश हालात थे, लेकिन 2011 to 2017 शायद ऐसे हालात ना हो। क्या कहते हैं आप? देखिए उसमें जो सबसे बड़ी बात है, अगर हम मुशर्रफ साहब का ईरा देखें तो उसमें एक बात मैं कॉमन किया करता हूँ, और उससे पहले मैं एक बात आपसे कहूंगा। आप ही के प्रोग्राम में अगर आपको याद, मिर्जा अख्तियार बेग साहब के साथ ने किया था, उस प्रोग्राम को हमने एंड यहाँ पे किया था कि पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स। तो मेरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बड़ी जल्दी ये चीज समझना होगी, ठीक है। हम वाकयात को चाहे 3 हिस्सों में भी तकसीम कर लें, चाहे 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर पॉलिटिक्स कहाँ गई आपकी। वो जो पोलिटिकल इकोनॉमी की आप बातें करते हैं, तो उस पोलिटिकल इकोनॉमी से आपने अचीव क्या किया। अब मसला यह है कि हम चूंकि अपने जो जाती मफादात है उससे हम बाहर नहीं निकलते, और मुल्क को हमने इतने छेद कर दिए हैं कि जनाब हम उसमें से हर एक स्टेक होल्डर अपने अपने हिस्से का जो हिस्सा है वो बटोर रहा है, और बड़ी तेजी के साथ बटोर रहा है। और आप फिर भी देखें कि मुल्क जो है वो किसी ना किसी हाल में जहां पे हमने इसको पहुंचा दिया है फिर भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, मुल्क सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है इन स्टेक होल्डर्स की है। अब जब तक आप जो ग्रास रूट लेवल पे चीजों को शुरू नहीं करेंगे, और मुशर्रफ साहब के दौर में जो एक चीज अच्छी थी जिसके बार बार आप सारे लोग बात करते हैं, उनका जो वो टेन्योर था वो बड़ा अच्छा था। मुशर्रफ साहब के दौर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, जो भी मुशर्रफ साहब ऑफ हुए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आपका ऑफ हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पे यह हो रहा है कि पिछले 16 माह और उससे पिछले 3.5 साल, ठीक है, टोटल 5 साल की बात कर लें, आपके यहाँ कारोबार जो है वो कहने को भी ये कहें कि हमने ईज डूइंग बिजनेस जो उसका इंडेक्स वो इंप्रूव हो गया है, रियलिटी में तो बिजनेस जो है वो बेसिकली माइनस में गया है आपके यहाँ। ये बात आपने बड़ी अहम की है। पाकिस्तान को बहुत सारे गोल्डन चांसेस मिले कि अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस लाकर बहुत सा पैसा कमा सकें। उसमें एक चांस हमें 2 साल पहले भी मिला जब 15 अगस्त को फॉल ऑफ काबुल हुआ, और उसके बाद फिर वेस्टर्न प्लेयर्स ने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान को वो यहाँ पर अपने काम पर लगाएंगे और कोशिशें करेंगे कि पाकिस्तान दुनिया के और बिलखुसूस वेस्ट के मुफादात को यहाँ पर वॉच करे
और हमारा सिक्योरिटी अपरेटस जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट निकाले। लेकिन कुछ अंकल और बहुत सी आंटियाँ जो कि पाकिस्तान की सो कॉल्ड स्ट्रेटजिस्ट्स हैं, उन आंटियों ने अपने लेक्चर्स के अंदर, उन अंकलों ने अपने लेक्चर्स के अंदर मिसगाइड किया पाकिस्तान की सियासी क़ियादत को, और हमने एक ऐसी पॉलिसी डिवाइस की जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और नुकसान ये भी हुआ कि फिर उसके बाद IMF ने जो बाजू मरोड़ा है, वो उसने जो मरोड़ा है IMF ने बाजू, बंदे का पुत्र बना दिया यार हमें उन्होंने। खैर एनीवे, फिर भी हम ठीक होने वाले कहाँ हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बात मुख्तसर ये है कि सर आपने कहा पॉलिटिक्स इज़ इकनॉमिक्स एंड इकनॉमिक्स इज़ पॉलिटिक्स, लेकिन मज़े की बात ये है कि इकनॉमिक्स का नाम भी माजी में पॉलिटिकल इकोनॉमी ही होता था, और सब्जेक्ट के दो डायनेमिक्स थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड होम इकोनॉमिक्स। तो हम जिससे डील करते हैं वो जनरल इकोनॉमी से करते हैं, जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के डोमेन में ही आता है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का तो गेम ही सारा इन्फ्लुएंस का है। आपने सारे पत्ते ही गलत फेंके, आपने सारे पत्ते ही गलत बांटे, आपको आपके हिस्से में आए भी गलत, तो सर अब जाहिर बात है अब किसके लिए रोएं? इस बिसात में तो हमारा नुकसान ही होगा। अब रीड्रॉ करें अपनी फॉरेन पॉलिसी लाइंस, ताकि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के इस दौर में पाकिस्तान हालात का बेनिफिट उठाकर 20 to 30 ईयर्स का ग्रेस पीरियड ले ले, बिल्कुल जैसे माजी में भी पाकिस्तान को 80s में 10-15 ईयर्स का ग्रेस पीरियड मिल गया था। क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल में उससे ज्यादा जरूरी ये बात है कि आपके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, आप उनसे मिलें, बैठें और उनको बताएं कि जब उनके ऊपर मुश्किल हालात थे तो हमने कैसे मदद की थी। अब मसला ये है कि यहाँ मेरे मुल्क में, इंक्लूडिंग मी, मैं भी प्रोफेसर हूँ, कोई बंदा आज चीजों को पढ़ने के ऊपर तैयार नहीं है। बस ये है कि हमें को टिकटॉक के ऊपर चीज मिल जाए, हमें इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाए, फेसबुक के ऊपर मिल जाए। किताब से हमारा नाता जो बिल्कुल छूट गया जी। अब देखें, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल गिन के देता हूँ। ये वही अमेरिका है कि जिसका चाइना के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने में हमने 70s में बड़ा किरदार अदा किया था। ये वही ट्यूनिस है कि जब इसके लीडरान को हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट दे के तो उनको हमने शहरियत भी दी थी और उनकी हमने हेल्प भी की। इसी तरह ये वही UAE है कि जिसकी एयरलाइंस को हमने खड़ा किया, इवन के चाइना की एयरलाइन उसको हमने खड़ा किया। तो ये अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो पढ़ने के बाद हम ये ढूंढें कि किस किस मुल्क के साथ जब वो ममालिक मुश्किल में थे तो हमने उनकी हेल्प की, तो आज उन ममालिक को आप भी ये बात कर सकते हैं। तो आप जो 40 साल ग्रेस पीरियड की बात करें, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा चीजें जो वो आपकी इंप्रूव हो सकती हैं। जहां दूसरी बात आप IMF की करें, IMF ने आपका बाजू मरोड़ा, मेरे ख्याल में IMF बाजू अब मरोड़ेगा आपके। अच्छा। आप देखें कि कल आपका जो पेट्रोल था उसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ आपके सामने है, और अभी जो मुल्क में अनसर्टेनिटी चल रही है, जैसे चीफ जस्टिस साहब और प्रेसिडेंट साहब बड़े एक्शन में हैं, और उस एक्शन का फायदा आप देखें, जो आपका मनी एक्सचेंजर है या जो लोग जाहिर बात है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। और मैं ये आपको बताऊं कि बड़ी जल्दी, ये चंद एक दिनों की बात है, क्योंकि मैंने आज से 2 महीने पहले अपना एक वीला किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में डॉलर जो 350 पे जाएगा, और जो कल परसों से स्पीड बढ़ रही है डॉलर की वो भी आपके सामने है। तो मुझे ये बताएं कि ये उसमें मैं बड़ा हैरान था उस वक्त ये बात सुन के कि जब IMF की कंडीशन थी कि आप डॉलर जो उसको ऊपर मार्केट में छोड़ दें। देखिए, आपके पास तो डॉलर की पहले ही बड़ी शॉर्टेज थी, आप अगर उसको ऊपर मार्केट में छोड़ देंगे जैसे आपने छोड़ा हुआ है, तो अब चूंकि डॉलर पहले कम है, लेकिन आप चूंकि वो सारी तरसीलात वगैरह जो है वो कर रहे हैं, लोग इंपोर्ट्स बाय कर रहे हैं, चीजों को लेकर चल रहे हैं, और डॉलर जो आपको बाहर भी सारी बात वो भेजना पड़ रहा है, तो ये सिचुएशन जो है मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में मजीद संगीन हो जाएगी। और जब और नहीं, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन वाले जो आपसे एक पूछना था, ये इकोनॉमिक्स का वैसे रिलेटेड सवाल है, अभी तो ज़्यादा आपके मौजू से रिलेटेड है, वो ये कि जो हाइपर इन्फ्लेशन सफ़र कर रही हैं इस वक्त ममालिक, ख़ास तौर पे हमारी इकोनॉमी से जो मिलती जुलती हैं, इम्पोर्ट ओरिएंटेड, उनका जो रूल है वो ये है कि अब डॉलराइज कर लो। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन को देखते हुए और अपने मुकामी करेंसियों की बेकदरी देखते हुए आम लेन देन की चीज़ें भी डॉलर में शुरू कर दी हैं। तो आपको क्या ऐब है, इसमें क्या खराबी है अगर डॉलराइज कर लें हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को? तो देखें नहीं, आपने कब से डॉलराइज किया हुआ है इसको, वो मुझे आप बताएं इसका फायदा क्या है, बजाय इसके कि हम ये वो काम करें और ये डायरेक्टली आपकी आवाम को अफेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, 40 बिलियन जो डॉलर का आपका ज़री पोटेंशियल है,
आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं? नहीं। आपके पास टूरिज्म जो है 15 से 20 बिलियन डॉलर का वो पोटेंशियल मौजूद है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल जो बात आप कर रहे हैं ये बड़ी अहम नौइयत की है। प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल तो बहुत चीज़ों का है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का हमें तरीका नहीं आता पाकिस्तान में, और हम इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बोझ मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा है नाजरीन, और यही गुफ्तगू मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब से कर भी रहा था। अगर आप चाहते हैं कि आप पर हल्का हाथ हो, बैनुल-अक़वामी इदारे और तंजीमें आपके साथ ताउन भी करें, शराइत आसान कर दें, सख्त शराइत ख़त्म कर दें, और बहुत सारी ऐसी मांगें हैं उन मांगों को भी भूल जाए, तो फिर पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है कि आपको उनके कही हुई बातों पर, आपको उनकी कही हुई बातों के ऊपर ना किसी हद तक अमल करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे ख़ित्ते में। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह की माजी में गलतियाँ की अना की वजह से। मेरे ख्याल डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब दोबारा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, माजरत रब्ता थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ था। बात ये कि माजी में अना की वजह से, अना परस्ती की वजह से कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी कि जिन गलतियों की वजह से पाकिस्तान के वेस्ट से ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए। चीन ने हमें दिया कुछ नहीं, उनके कागजात में यहाँ के माहिरीन कहते हैं कि उन्होंने अरबा डॉलर हमें दिए हैं। एक साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, गालिबन उन्होंने 24 या 26 अरब डॉलर का एक फ़िगर दिया, मुझे तो वो दिखा नहीं, दूसरे ममालिक से हमें कुछ मिला नहीं। तो आप मुझे बताएं कि गुजारा कैसे होगा, क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल राब्ता फिर से जुज़वी तौर पर मुनक़ता हुआ है, तो मैं चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब इस सवाल का आप जवाब दीजिए मुझे कि आपका दिल क्या कहता है हालात वाक़यात के मुतल्लिक, कि चीन के साथ आपकी दोस्ती में आपको मिला कुछ नहीं, जो आपने ऐरे गैरे दोस्त ढूंढे उनसे मिला कुछ नहीं, सिर्फ मुस्लिम उम्मा और वेस्ट से ही तवक्को लगाई जा सकती है, तो फिर मुफादात भी उन्हीं के देखने पड़ेंगे। क्या कहते हैं आप? ये सवाल जो है वो मेरी पिछली जो एक्सप्लेनेशन थी, जो उसमें राब्ता काटा उसके साथ मुंसलिक है, कि जैसे उसने कहा था कि 1365 किलोमीटर है, और कराची जैसे 3 या 4 बड़े शहर आप उसके ऊपर बसा सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बजाय कि जो सही फैसला वो करने के हमने बेहंगम जो 2 लाख से 2.25 लाख जो हाउसिंग सोसाइटीज है उनको अपने बड़ी जो कमर्शियल और ज़ख़ीर ज़मीन को दी कि आप इस पर घर बनाएं, और उसमें भी ज़्यादा जरूरी है घर आप बनाएं, मना नहीं मैं कर रहा, लेकिन बात यह है कि आप दुनिया के साथ चले। जैसे दुनिया वर्टिकल रेजिडेंस के ऊपर चली गई है, लोग फ्लैट सिस्टम लोग उस पर मूव कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक जो है वो हमारा 20 मरले। अच्छा, मुख्तसर लुकमा आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि 2-3 कोई रियल एस्टेट के सो कॉल्ड गुरुज हैं, डेवलपर्स हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हम पूरे मुल्क का कर्जा भी उतार सकते हैं, हम 2 या 3 या पता नहीं 4 ट्रिलियन डॉलर्स इस मुल्क के अंदर ला सकते हैं। तो मुझे ये नहीं पता रियल एस्टेट में आवाम पैसा लगाए उससे मुल्क का कर्जा कैसे उतरेगा, मुझे ये समझा दें, मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने वो जो दोस्त हमने कहा 10,000 एकड़ मुझे आप जमीन दे दें, मैं आपको 7 से 8 दिन के अंदर जो पाकिस्तान का 132 बिलियन डॉलर का कर्जा है मैं वो भी उतारने का फार्मूला आपको दे दूंगा, और मैं आपको इस 10,000 एकड़ से 10,000 अरब रुपया और जनरेट करके दे दूंगा। तो मेरा ख्याल इसमें अगर वो ये साहब कह रहे हैं तो गवर्नमेंट को वहां तक रसाई होनी चाहिए उस बंदे तक, और उनसे कहेंगे ठीक है अपना प्लान शेयर करो। तो इसमें कोई कोताही नहीं है कि अगर कोई बंदा आपको नसीहत कर रहा है या आपको पूरा प्लान दे रहा है, प्लान ले लेना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा था कि आपको पता है कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आप आबादी के लिहाज से, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि आप आधी दुनिया को जो एक्सपर्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अनस्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप उधर को तवज्जो क्यों नहीं कर रहे? मतलब कि हम बार बार कब तक वेस्ट की तरफ देखेंगे, कब तक हम अमेरिका की तरफ देखेंगे, कब तक हम चाइना की तरफ देखेंगे? एक वक्त होता है हर मुल्क आपकी इमदाद भी करता है, आपको कर्जे भी देता है, हर मुल्क की अपनी लिमिट्स हैं, और आप देखें कि अब उनकी जो हुक्मरानी के जो लोग हैं, जो लोग वहां पे हुकूमत कर रहे हैं, वो भी अब नई नस्ल आ गई। नई नस्ल जो है पाकिस्तान को नहीं जानती जितना पुरानी नस्ल पाकिस्तान की इज्जत करती थी। तो हमें ये डायनामिक्स देखने चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि भाई जब हमारे पास इतना ज्यादा, आप खुद कहते हैं कि अभी जो बलोचिस्तान में रेकॉर्डिंग का मंसूबा है, और अभी जो एक मिनरल जो कह लेंगे कि जगह से हमें इंकशाफ हुआ, 100 बिलियन डॉलर हम कमा सकते हैं। तो आपके पास ये जो पोटेंशियल है इसकी तरफ आप क्यों नहीं आते? क्या आप ये वो बात तो नहीं कर रहे कि ठीक है भाई आप लूटते जाओ, खाते जाओ? मुझे समझ नहीं आती कि ये पेट कब इनका भरेगा, कब ये मुल्क के बारे में सोचेंगे। बड़ा अहम नुक्ता है जो आपकी तरफ से आ गया आज गुफ्तगू में। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल